हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन क्लासेज में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल देखे और अब हम लोग देखेंगे नव पाषाण काल। दोस्तों, नव पाषाण काल का जो समय है वह 25/10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व के मध्य के समय को कहा गया है। दोस्तों, पुरा पाषाण काल में मानव की जीविका हम लोग देखे थे मध्य और नव में, पुरा में मानव की जीविका के स्रोत दोस्तों हम लोग देखे थे कि पूरा पाषाण काल में पूरी तरह से आदिमानव बर्बर जंगलीय सभ्य था। खाली शिकार करना, उसके मांस को खाना, आगे बढ़ जाना। लेकिन हम लोग मध्य पाषाण काल में देखे थे, यहाँ इसके जीवन में एक परिवर्तन आता है और वह कृषि को लेकर के होता है। वो सारी मध्य पाषाण काल में एक परिवर्तन आता है पशुपालन, यानी आदिमानव ने पशुपालन करना सीख लिया। लेकिन नव पाषाण काल में जो आदिमानव था उसने एक काम करना और शुरू कर दिया। पशुपालन तो था ही, लेकिन आदिमानव ने कृषि करना शुरू कर दिया और कृषि करने से इसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। क्रांतिकारी परिवर्तन समझ रहे हैं ना? जब किसी चीज़ में क्रांति होती है तो वह बड़े पैमाने पर विस्तृत हो जाता है, जन सामान्य के लिए सुलभ हो जाता है। जैसे अभी हमारे यहाँ जब अनाज का उत्पादन नहीं हो पा रहा था, खाने भर का विदेशों से आयात करना पड़ता था, तब भारत सरकार ने एक क्रांति लाई थी, हरित क्रांति। और उस हरित क्रांति का परिणाम ये रहा कि भारत के खाने भर के अनाज की बात ही कर दी छोड़िए, भारत विदेशों को अनाज निर्यात करने लगा, इतना ज़्यादा अनाज पैदा होने लगा। तो वो श्वेत क्रांति कहलाई। या भारत ने एक दूध क्रांति आई थी, जो है जो गाय पहले 1 लीटर दूध देती थी और बाद में वही गाय 10 लीटर 20 लीटर दूध देने लगी। उसका जो है जांच संकर किया गया, थोड़ा सा टेक्निक अपनाए। और एक क्रांति भी और आई थी, दूर संचार क्रांति। यानी एक समय था कि जब 2-4 गांव में जो है एक टेलीफोन हुआ करता था, लेकिन आज ये दूर संचार क्रांति का ही परिणाम है कि हर हाथ में मोबाइल है और कुछ लोगों के हाथ में तो 2-2 मोबाइल हैं। तो ये क्रांति है और क्रांति कृषि से आती है, यानी इसके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। जैसे कृषि करना शुरू कर देता है तो अभी तक तो ये अस्थायित्व नहीं था, ये पूरी तरह से जो है खाना बदोश थे, जो है खाने की तरफ में धड़कते रहते थे। लेकिन जब कृषि करना शुरू कर दिया तो ये खाना बदोश की जो स्थिति थी ये समाप्त हो गई। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो है खेत में फसल बो दिए चले गए शिकार करने, 1 साल बाद लौट रहे हैं या 6 महीने बाद लौट रहे हैं, तो फसल नष्ट हो जाएगी, फसल जानवर चर जाएंगे जो है, या उसी तरह से जो है उसकी देखभाल नहीं की जाएगी तो भी जो है फसल नहीं होगी। तो ये कृषि करने से इसके जीवन में क्या आता है
अस्थायित्व आता है, जो खानाबदोश की स्थिति थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। और ये अभी तक तो शिकार थे जो है, शिकार को ऐसे भूज देना आग में, लेकिन अब जो है जब अनाज इनके यहाँ होने लगा तो अनाज को पकाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, बर्तन की आवश्यकता पड़ी या मृदुभांड की आवश्यकता पड़ी। बर्तन बनाने के लिए ये लोग चाक से परिचित हुए, जो पहिए के रूप में था, फिर पहिए से भी परिचित हुए। और आदिमानव जब कृषि करने लगा तो कृषि करने से ही लोग एक जगह कृषि कर रहा है तो सुरक्षा की दृष्टि से जो है ये लोग 2-4 लोग इकट्ठे रह करके जो है खेती करना शुरू किए। तो इससे क्या हुआ, इससे गांव का विकास हुआ। और जब सब लोग साथ में रहना शुरू किए तो एक सामाजिक मान मर्यादा के तहत जो है यहाँ वस्त्र वगैरह वही पहनना शुरू कर दिए। पहले चमड़े की छाल पहनते थे जो है, या कुछ पत्ते के रूप में भी प्रयोग करते थे। तो यहाँ इसके अलावा आग को उपयोग करना सीखे। एक प्रश्न आता है कि आदिमानव आग से कब, आग की खोज कब हुई, और कहीं कहीं किताबों में पूरा पाषाण काल दे देता है, कहीं कहीं पर नव पाषाण काल देता है। तो दोस्तों ये प्रश्न ही गलत है, पूछने का तरीका गलत है, क्योंकि आग कभी समाप्त ही नहीं हुई थी, आग पहले से ही थी, लेकिन उससे परिचित ये नव पाषाण काल में होते हैं। और उपयोग करना आग का ये लोग नव पाषाण काल में सीखते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आदिमानव ने पशुपालन को छोड़कर जितनी भी चीज़ें खोजी, जितनी चीज़ों से परिचित हुए, वो सारे के सारे नव पाषाण काल में हुए। और ये कृषि उनके जीवन में एक क्रांति ला दी और बहुत से परिवर्तन उनके जीवन में होता है। तो कभी बार लोग रटते हैं कि इसकी खोज जो है नव पाषाण काल में, इसकी खोज पूरा पाषाण काल में। तो सबकी खोज जो है नव पाषाण काल में हुई। केवल पशुपालन करना आदिमानव मध्य पाषाण काल में सीखा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं नव पाषाण काल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नव पाषाण काल में मानव जीवन में अस्थायित्व आता आया। अभी तक जो बर्बर शिकारी के रूप में जो है भ्रमण करते रहते थे, खानाबदोश थे, खानाबदोश की स्थिति थी, वो अब समाप्त हो गई, क्योंकि जब इनके जीवन में अस्थायित्व आया तो ये दिन भर, हालांकि शिकार करना आदिमानव ने उस समय भी नहीं छोड़ा। और मानव आज 21वीं सदी में आ गया है, अभी भी शिकार कर रहा है। अभी देखिए सलमान खान वगैरह फंसे थे जो है हिरण के शिकार के चक्कर में। हालांकि ये बस शिकार करना प्रतिबंधित हो गया है, तो उन प्रतिबंधित जीव जो विलुप्त की कगार पर हैं उनके शिकार पर सरकार प्रतिबंध लगाई है। लेकिन मानव जो प्रागैतिहासिक काल से ही शिकारी रहा है, वो शिकार करना कहाँ बंद करता है। प्रतिबंध के बाद में भी जो है शिकार करते हैं, परिणाम स्वरूप जेल जाते हैं। नो कमेंट, वो सब चीज़ें हम लोग छोड़ते हैं, इधर देखते हैं। यहाँ हम लोग देखें कि आदिमानव इस समय भी जो है शिकार करना नहीं छोड़ा, यानी इस समय भी शिकार करता था, लेकिन दिन भर शिकार करता था, शाम को अपने घर लौट आता था। तो जीवन में अस्थायित्व आया, और अस्थायित्व आने के कारण जो है आदिमानव ने बड़े पैमाने पर चित्रकारी करना प्रारंभ किया प्रकृति प्रदत्त गुफाओं में। और हम लोग देखे भी थे कि सबसे पहले जो
चित्र खोजे गए थे प्रागैतिहासिक कालीन, वो आपके उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में विंध्य पहाड़ियों में मिले थे, जिसे आर्चिबाल्ड कार्लाइल, जॉर्ज कॉकबर्न ने खोजा था 1880 ईस्वी में। तो यहाँ हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल में और कहाँ कहाँ से चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए। दोस्तों, यहाँ अगर हम लोग नवपाषाण काल की बात करें तो यहाँ आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन राज्यों में बड़े पैमाने पर प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के स्थल प्राप्त हुए हैं। और नवपाषाण काल में चित्रकला के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं, राजस्थान में कौन कौन से स्थल हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं, इन सब को हम लोग देखेंगे। हम लोग नवपाषाण काल देख रहे थे और नवपाषाण काल में हम लोग देखे थे कि किस तरह से आदिमानव के जीविका के स्रोत में एक परिवर्तन आता है, कृषि, और यह क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आता है। और इसी कृषि के कारण ही किस तरह से जो है इनके जीवन में अस्थायित्व आया, वस्त्र का विकास हुआ, पहिए का विकास हुआ, मृदभांड का विकास हुआ, आग से परिचित हुए। तो विभिन्न खोजों की, विभिन्न चीज़ों की खोज नवपाषाण काल में होती है। केवल पशुपालन करना जो है मध्य पाषाण काल में आदिमानव सीखता है। तो यहाँ देखते हैं नवपाषाण काल में जो चित्रकला के नियमित साक्ष्य यहीं से मिलने शुरू होते हैं। हालांकि चित्रकारी के साक्ष्य तो हमें पूरा पाषाण काल से ही देखे हैं, मिलना शुरू हो गया था, लेकिन इस चित्रकारी के नियमित साक्ष्य नवपाषाण काल में प्रारंभ होता है। हालांकि नवपाषाण काल में मानव लगभग पूरे भारत में फैल गया था, लेकिन कर्नाटक में स्थित बेल्लारी इसका केंद्र था नवपाषाण काल का। दोस्तों, नवपाषाण काल की अगर हम लोग बात करें तो इस काल में हिरोजी को पीस करके उसमें रंग लगा करके चित्रों को चित्रित किया जाता था। अभी हम लोग बाद में देखेंगे विस्तार से इसके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ नवपाषाण काल में कौन कौन से हमें प्रमुख स्थल मिले हैं चित्रकारी के, जहाँ से चित्रों के साक्ष्य मिले हैं। तो अगर हम लोग राज्य की बात करें जहाँ से चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण काल में, तो राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, ये दो राज्य के प्रागैतिहासिक कालीन स्थल बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि इसके अलावा भी चित्रकारी के साक्ष्य आपके राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, और तमिलनाडु। और इन राज्यों में मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को हम लोग विस्तार से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से अक्सर आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी राज्यों के जो स्थल हैं
प्रागैतिहासिक कालीन उन स्थलों को देखेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं और वहाँ से चित्रकारी के क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो चलते हैं मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में एक पंचमढ़ी क्षेत्र है, और पंचमढ़ी क्षेत्र में महादेव की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई, जिसके खोज का श्रेय डॉक्टर G.R. हंटर को दिया जाता है, और इन्होंने यहाँ के चित्रों को 1932 ईस्वी में खोजे, और यहाँ से कुल 25 गुफाएं मिली हुई हैं। और इन 25 गुफाओं में हम लोग कुछ गुफा देखेंगे, जैसे इमली खो, मांडा देव या भांडा देव, महादेव बाजार इत्यादि की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले पंचमढ़ी चलते हैं, और पंचमढ़ी को खोजा किसने, कब खोजा। तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में हम लोग पहले देखते हैं एक स्थल है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी की स्थिति है आपके मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में इसे खोजने का समय है 1932 ईस्वी, और इसके खोजकर्ता हैं G.R. हंटर। और जो पहाड़ी है, पहाड़ी आपकी महादेव की पहाड़ी है, और गुफाओं की संख्या 25 है, लेकिन यहाँ की हम लोग प्रमुख गुफा देखेंगे, जहाँ से हम लोग चित्रकारी देखेंगे, क्या मिला है, क्या चित्र के साथ मिले हैं। और इसमें इमली खो, महादेव बाजार, मांडा देव या भांडा देव, तो ये कुछ प्रमुख गुफाएं हैं, और इन्हीं प्रमुख गुफाओं से चित्रकारी के साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं, किस प्रकार के चित्र मिले हैं, एक एक करके देखते हैं। और यहाँ पंचमढ़ी में एक गुफा है इमली खो, उसको देख लेते हैं। आप लोग देख ही रहे हैं कि कहाँ से मिला है, इसने खोजा है, और यहाँ से कौन कौन से प्रमुख चित्र मिले हैं इमली खो से।
सांभर के आखेट का दृश्य इमलीखो से मिला है, जबकि भांडादेव या मांडादेव से गुफा की छत पर शेर के आखेट का चित्र मिला है। भांडादेव को कुछ लोग मांडादेव भी बोलते हैं। और अगर यहाँ चित्र की बात की जाए तो यहाँ गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य मांडादेव या भांडादेव के बाद में हम लोग देखेंगे महादेव बाजार की गुफा। और यहाँ एक गर्धमुख देवता का चित्र मिला हुआ है, शहद एकत्र करते हुए हाथी पर सवार, भैंसे का शिकार, कई चित्र मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ से जो प्रमुख चित्र है भांडादेव या मांडादेव से, यहाँ पर गर्भमुख देवता के चित्र महत्वपूर्ण है। यहाँ शरीर तो मानव का बनाया गया, लेकिन मुंह की जगह पर गधे का मुंह लगा दिया गया और इसे गर्भमुख देवता कहा गया। ये भांडादेव या मांडादेव का प्रमुख चित्र है। हालांकि इसके अलावा भी और बहुत से चित्र मिले हुए हैं, जैसे यहाँ सितार वादक के चित्र मिले हैं, गाय चराते हुए लोग, शहद एकत्र करते हुए, हाथी पर सवार, भैंसे का शिकार, शस्त्रधारी सैनिक, ऐसे बहुत से चित्र मिले हुए हैं। तो देख लेते हैं। महादेव बाजार की गुफा। तो यहाँ के प्रमुख चित्र देख लेते हैं, कौन कौन से प्रमुख चित्र हैं। प्रमुख चित्र में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही है। गर्धमुख देवता, और गर्धमुख देवता के अलावा गाय चराते हुए, शहद एकत्र करते हुए, शहद एकत्र करते हुए, भैंसे का शिकार, शस्त्रधारी सैनिक, ये कुछ चित्र यहाँ से मिले हुए हैं। और इसके बाद में दोस्तों हम लोग चलते हैं रायगढ़ और देखते हैं रायगढ़ से कौन कौन से चित्र मिले हुए हैं। दोस्तों जो रायगढ़ है, यहाँ सिंघनपुर,
कबरा पहाड़, बौतलदा के अलावा कमारगढ़, खैरपुर, खरसिया, ये कुछ रायगढ़ क्षेत्र की प्रमुख गुफाएं हैं। दोस्तों, रायगढ़ क्षेत्र की ये गुफाएं आप लोग देख रहे हैं। इसमें बौतलदा, कबरा पहाड़, सिंघनपुर, कमारगढ़, खैरपुर, खरसिया, ये प्रमुख गुफाएं हैं। और इन गुफाओं में से कुछ ही गुफाओं के बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी लेंगे। और इन गुफाओं में सबसे पहले देखते हैं बौतलदा गुफा है रायगढ़ क्षेत्र की। और बौतलदा गुफा से कौन कौन से चित्र मिले हैं। दोस्तों, बौतलदा गुफा की अगर बात की जाए तो बौतलदा गुफा से हिरनी, छिपकली, जंगली भैंसा इत्यादि के चित्र मिले हैं। हालांकि ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन बौतलदा के बाद में एक स्थान है कबरा पहाड़। और इस कबरा पहाड़ की खोज 1931 ईस्वी में अमरनाथ दत्त के द्वारा की गई थी। थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके खोज करता है अमरनाथ दत्त। और खोजने का जो समय है वो है 1931 ईस्वी। 1931 ईस्वी में खोजा गया। और कबरा पहाड़ के बाद में हम लोग देखते हैं सिंघनपुर। दोस्तों, सिंघनपुर महत्वपूर्ण है। सिंघनपुर की खोज 1910 ईस्वी में W. एंडरसन ने किया था। और ये माढ़ नदी के तट पर आपका सिंघनपुर है। दोस्तों, इसे सिंघनपुर को अमरनाथ दत्त तथा पर्सी ब्राउन ने क्रमशः 1913 और 1917 ईस्वी में कार्य किया। और अगर यहाँ के प्रमुख चित्रों की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण चित्र तो यहाँ सिंघनपुर में आखेट का दृश्य, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी चर्चा A.H. ब्रॉडरिक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में भी किया है। और यहाँ दीवार पर एक जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य चित्रित किया गया है और उसे बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का बड़ा ही मनोहारी दृश्य है। यानी यहाँ कुछ जो भैंसा है वो कुछ लोगों को, शिकारियों को हवा में उछाल दिया है सींग से, और वहाँ हवा में कलाबाजियाँ खा रहे हैं। दोस्तों, इस दृश्य में जो है दिखाया गया है कि तीरों से बिधा हुआ भैंसा दम तोड़ रहा है और चारों ओर उसे शिकारी घेर कर खड़े हुए हैं और वो हर्ष प्रकट कर रहे हैं। तो ये दोस्तों सिंघनपुर है। और इस
सिंघनपुर में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इस गुफा की खोज कब की गई, किसने की। दोस्तों इसके खोजकर्ता W. एंडरसन हैं। समय 1910 ईस्वी है और 1913 और 17 में और 17 में अमरनाथ दत्त ने जो है 13 में यहाँ कार्य किया और पर्सी ब्राउन ने 1917 में कार्य किया। दोस्तों यहाँ हम लोग समय देख लिए और यहाँ के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि यहाँ सिंघनपुर में एक आखेट का दृश्य है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और सिंघनपुर की आखेट का दृश्य करके पूछता भी है। दोस्तों इस सिंघनपुर के आखेट के दृश्य का वर्णन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में हुआ है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग ग्रंथ में हुआ है और इस प्री हिस्टोरिक पेंटिंग को लिखने वाले थे ब्रॉडरिक महोदय और इनका पूरा नाम है A.H. ब्रॉडरिक। भैंसे का शिकार दोस्तों महत्वपूर्ण है और भैंसे के शिकार के अलावा जो है यहाँ पर असंयत कंगारू का दल है। अगर हम लोग अन्य चित्र की बात करें असंयत कंगारू के अलावा यहाँ पर सूंड उठाए हाथी, 12 सिंहा, इत्यादि के चित्र मिले हुए हैं। दोस्तों यहाँ रायगढ़ क्षेत्र में क्षेपांकन पद्धति से अनेक चित्र मिले हुए हैं। यहाँ क्षेपांकन पद्धति से चित्र मिले हैं। क्षेपांकन पद्धति नहीं, हाथ में रंग लगा करके छापा मार देना, तो कई बार पूछा भी गया है। दोस्तों यहाँ रायगढ़ क्षेत्र में से जगदीश गुप्ता ने रहेली और बुदनी नाम के प्रागैतिहासिक चित्रकला के रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ जो कई बार पूछा गया है रहेली व बुदनी क्या है, ये प्रागैतिहासिक चित्र हैं और जिसका उल्लेख डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने अपनी पुस्तक भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, डॉक्टर जगदीश गुप्ता की पुस्तक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला
और उसमें रहेली और बुतनी का उल्लेख प्रागैतिहासिक चित्रकला के रूप में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों हम लोग सिंघनपुर देख लिए। सिंघनपुर के अलावा पहाड़गढ़ देखेंगे। पहाड़गढ़ की अगर हम लोग बात करें, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यह ग्वालियर से लगभग 150 किलोमीटर दूर मुरैना जनपद में पहाड़गढ़ के समीप असान नदी के तट पर यह गुफा मिली है और यह नवपाषाणिक चित्रकला के साक्ष्य यहाँ से भी मिले हैं। तो देखते हैं दोस्तों, यह अगर इसकी स्थिति देख लें, मुरैना जिला, नदी असान नदी के तट पर यह गुफा है। और इसके बाद में दोस्तों देखते हैं होशंगाबाद। होशंगाबाद भी महत्वपूर्ण है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में ये लगभग पंचमढ़ी से 45 किलोमीटर दूर है। आदमगढ़ की पहाड़ी में स्थित है और यहाँ बहुत से शिलाश्रय मिले हैं। बहुत सी लगभग 12 शिलाश्रयों का उल्लेख हुआ है और इसकी खोज 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष ने की और यह नर्मदा नदी के तट पर है। और यहाँ अगर लोग चित्र की बात करें, विशाल भैंसा, विशाल हाथी जो गहरी पृष्ठभूमि में, गहरी पीली पृष्ठभूमि में बनाई गई है, ये अपने आप में थोड़ा सा विचित्र है, पीले रंग की हाथी, लेकिन मिले हैं चित्र। तो देख लेते हैं। और एक स्थल है आपका होशंगाबाद। स्थिति होशंगाबाद है दोस्तों। इस होशंगाबाद की जो खोज है 1922 ईस्वी में खोजकर्ता इसके मनोरंजन घोष हैं। मनोरंजन घोष के द्वारा इस गुफा को खोजा गया और इनके खोजने का जो समय है ये 1922 ईस्वी है। और यहाँ चित्रों में अगर हम लोग देखें, विशाल भैंसा, विशाल हाथी, इत्यादि के चित्र मिले हुए हैं। और यहाँ धनुषधारी भी मिले हैं, जिराफ समूह भी मिले हैं और एक शिला पर विशालकाय मोर के चित्र मिले हैं और यहाँ बनदेवी के भी चित्र मिले हैं। चित्रों में विशाल मोर, वन देवी इत्यादि कुछ चित्र मिले हैं। और दोस्तों यहाँ भी 6 पांकन पद्धति के चित्र मिले हैं।
छायांकन पद्धति के चित्र यहाँ भी मिले हैं। और इस तरह से हम लोग होशंगाबाद में के बाद में एक स्थान और देखते हैं दोस्तों, मंदसौर। हालांकि मंदसौर से कुछ विशेष चीज़ नहीं मिली है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ चीज़ें मंदसौर से। दोस्तों मंदसौर ज़िले में मोरी नाम का एक स्थान है और यहाँ से प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। इसमें अष्टदल कमल है, स्वास्तिक है, सूर्य चक्र, पीपल की पत्ती, या कह सकते हैं कि कुछ तंत्र मंत्र तांत्रिक चित्र हुए हैं तांत्रिक पद्धति से। तो देखते हैं दोस्तों मंदसौर। जिला आपका मंदसौर ही है। कुछ चित्र देख लेते हैं और चित्रों में दोस्तों अष्टदल कमल, कमल के फूल हैं, इसके 8 दल हैं। सूर्य चक्र, पीपल की पत्ती इत्यादि के चित्र मिले हुए हैं। स्वास्तिक के भी चित्र मिले हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण स्थान है भीमबेटका। दोस्तों हम लोग भीमबेटका की चर्चा करें इससे पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए भीमबेटका की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। हालांकि भीमबेटका के अलावा धर्मपुरी है, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश के भी बहुत से स्थल हैं, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।